हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज कहानी है साजिश। आज सुबह से ही नीलेश का मूड कुछ ठीक नहीं था और नीलेश अपने कपड़े और सामान जल्दी जल्दी बैग में भर रहा था। लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में है। तभी माँ ने एक फोटो हाथ में लेकर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने एक तिरछी निगाह कमरे के अस्त व्यस्त सामान पर डाली और फोटो बेड पर रखती हुई बोली, बेटा इसे देख लेना। पहले भी 2-3 बार तुम्हें दे चुकी हूँ, पर तुम तो देखते भी नहीं। धीरे धीरे 8 महीने हो गए। लड़की वाले जल्दबाजी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। नीलेश ने फोटो फेंक दिया। नीलेश बोला, जाओ उन्हें जवाब दे दो, मैं शादी नहीं करूँगा। ओ वैसे भी बड़ी देर हो गई है माँ, मैं विनय के गांव जा रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला लगता है। बड़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। साथ में कमल और राघव भी जा रहे हैं। 10 दिन लग जाएंगे। ओ फोन भी आ रहा है, लगता है सभी स्टेशन पहुँच चुके हैं। जल्दी से उसने माँ के पैर छुए और निकल गया। शाम तक सब लोग गांव पहुँच गए थे। विनय का मकान खूब बड़ा व अच्छा बना था, पर बहुत पुराना लग रहा था। एक चौकीदार के अलावा वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि विनय के सभी घर वाले तो लखनऊ में ही रहते थे। उनके आने का समाचार पहले ही मिल चुका था, इसलिए पूरा घर साफ था। किचन की व्यवस्था चौकीदार ने ही संभाली थी। दूसरे दिन सुबह सभी तैयार होकर उत्सव देखने के लिए निकल पड़े। रोज चाहे गांव के लोग कैसे भी रहते हों, पर आज सभी भक्ति के रंग में डूबे हुए उत्सव मंडप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। गांव के बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर एक विशाल झील के किनारे बहुत पुराना शिव मंदिर है। वहीं फाल्गुन मास में हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है। नीलेश को इससे पहले इतनी दूर अनजानी जगह प्रकृति की गोद में इतने नजदीक से यह दृश्य देखने को नहीं मिले थे। फाल्गुन के बसंत का यौवन अपने चरम पर था। सब कुछ इंद्रधनुषी रंगों का मायाजाल फैलाए, पीले फूलों वाले सरसों के खेत, सेमल के लाल लाल फूलों वाले वृक्षों की कतारों से अपना आंचल सजाए। पृथ्वी ने सुंदरी जैसे घूंघट उतार कर रख दिया था। मंत्रमुग्ध सम्मोहित सा नीलेश इस अपार अद्भुत सौंदर्य को आंखों से देखता रह गया। अचानक खिलखिलाहट से उसकी तंद्रा टूटी। अनजाने में चलते चलते झील के उस स्थान पर आ गया था जहां कई लड़कियां किनारे पर बैठी एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए चुहलबाजी भी कर रही थी। देख राधा, आज तो भगवान की जमकर परिक्रमा करना, तेरे मन का मीत तुझे जरूर मिल जाएगा। धत बेशर्म कहीं की, अब यहाँ से चलो नहीं तो सब कलश लेकर चले जाएंगे। राधा की आवाज की मधुरता नीलेश के कानों से होते हुए उसके हृदय में हलचल मचाने लगी। वह झट से सेमल के पेड़ की ओंट में छिप गया। अब वह राधा की एक झलक पाना चाहता था। यद्यपि उसके शहरी शिष्टाचार के नियम उसे इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। अब राधा उठकर खड़ी हो गई थी। सवेरे सवेरे भगवान अंशुमाली ने स्वर्णिम प्राची से बड़ी उदारता से स्वर्ण भर भर कर झील के पानी को सुनहरा कर दिया था। राधा के बालों में लगे लाल लाल फूलों के गुच्छे ने एक अद्भुत रंग संयोजना रच दी थी। बड़ी बड़ी आंखों की लंबी पलकों को झुकाए घुंघराली बालों को समेटती हुई वह सीधे नीलेश के हृदय में आकर बैठ गई थी। नीलेश मन ही मन में कह रहा था, बस तुम्हारी ही तो कल्पना कर रहा था मैं। तुम्हारी ही तलाश में तो मैं भटकता रहा। कहाँ घूम रहे हो? कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? यह राघव की आवाज थी। वो मैं, नीलेश अटकते हुए बोला। वो मैं क्या? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। कमल हंस रहा था। चलो यारो, इसको ले चलो, यह तो भांग खाया लग रहा है। सभी लोग मंदिर की परिक्रमा को देखने चले गए। हर हर महादेव
का गगनभेदी जयघोष करते लोगों का जत्था अब लौट रहा था। उसके बाद महिलाओं की एक टोली कोई गीत गाते हुए वापस गांव को जा रही थी। सभी पीले और लाल रंग के वस्त्र पहने थे। उनमें सबसे पीछे राधा धीरे धीरे जा रही थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर नीलेश की ओर देखा। नजर टकराते ही उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। उनके गीत की आवाज क्रमशः धीमी होती जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे गीत की टूटी हुई कड़ियां यहीं गूंज रही हैं। मेले में घूमते घूमते थक कर सभी लोग शाम को लौट आए। खा पीकर कमल, विनय, राघव सोने चले गए, पर नीलेश को नींद नहीं आ रही थी। आज नीलेश अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी हर जिद पूरी की जाती थी, जिसके कारण वह जिद्दी हो गया था। जब भी उसके मन की बात पूरी नहीं होती थी, वह क्रोधित हो जाता था और जिद पर उतर आता था। कितनी उमंग और अभिलाषा से माँ ने उसके विवाह का सपना संजोया था, उसे भी वह बराबर तोड़ता आ रहा था। वह अकेले रहना चाहता था। वही कहता आ रहा था कि क्या अपने पैरों में भी बेड़ी डाल दूं। अब इस अनजान लड़की के बारे में वह अपने माता पिता को क्या बताएगा? क्या वह मानेंगे? मैंने कितनी बार उनके दिल को दुखाया है। यही सोचते सोचते धीरे धीरे उसे नींद आ गई। दूसरे दिन अपने साथियों के साथ वह फिर से मंदिर में था। वहां से उसके कदम फिर वहीं बढ़ते चले गए। आज उस स्थान से कुछ दूर हटकर वृक्षों और पेड़ों को साफ करके जगह बनाई गई थी। कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता था, पर बीच में काफी जगह थी। किसी नाटक का पूर्वाभ्यास किया जा रहा था। कुछ भी दिखाई न देने के कारण वह एक छोटे से आम के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, अब सारा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। उनकी बातचीत में उसे यह भी मालूम हो गया कि उसकी सहेलियों का नाम लता, नेहा और राखी है। बहुत ही करुण प्रसंग है, जिसमें राधा कृष्ण के नाटक का मंचन किया जाएगा। राधा बोली, कान्हा कान्हा कहाँ छुपे हो? सामने क्यों नहीं आते? कृष्ण, मैं सामने ही तो हूँ, तुम ही तो नहीं ढूंढ पाती हो। अचानक संतुलन बिगड़ने से धड़ाम की आवाज से नीलेश नीचे गिर पड़ा। सभी लड़कियां एकदम हड़बड़ा गईं और मामला समझते ही ठहाका मारकर हंस पड़ी। लता बोली, देख राधा, तेरा प्रेमी सीधे आसमान से आया है। बेचारा कब से तुझ पर डोरे डाल रहा है। नेहा बोली, जरा हम पर भी नजर डाल लो, क्या हम खराब हैं? नीलेश ने देखा, जब सब कुछ प्रकट हो ही गया है तो वह धूल झाड़ते हुए उठा और कहा, हाँ जी, आपकी इस राधा के कारण ही आज मेरी यह हालत हुई है। राधा ने न जाने क्या जादू किया है कि मैं उसके बिना कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। राखी बोली, पर आपका और राधा का क्या मेल? यह बेचारी गरीब, अनपढ़, भोली भाली है। आप शहरी हैं, सुना है वे धोखेबाज होते हैं। क्या आपके माँ बाप राधा को अपनाएंगे? नीलेश को अचानक झटका लगा। क्या राधा बिल्कुल अनपढ़ है? लेकिन फिर भी प्यार जीत गया। नीलेश बोला, मैं राधा से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब राधा ने अपनी झुकी पलकें उठाई। क्या आप वचन देते हैं? राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर नीलेश ने कहा, राधा, मैं वचन देता हूँ, तुम्ही से मैं शादी करूंगा। शाम होने वाली थी। सूर्य अपनी आभा बिखेर रहा था। राधा का चेहरा और लाल हो गया था। वह जाते जाते बोली, नाटक जरूर देखने आना, अभी तो अभ्यास चल रहा है। उत्सव के अंतिम दिन नाटक का मंचन हुआ। गांव के सरल और शांत जीवन के अभ्यस्त ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। पंडाल पूरा भरा था। बांसुरी की मधुर स्वर गूंज रही थी। राधा और उनकी सखियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, पुकार रही हैं, पर कृष्ण न जाने कहां छुप कर बैठे हैं।
जबरदस्त अनुभव। मधुर संगीत से सभी जैसे बांसुरी की धुन पर झूम रहे हैं। चांद सितारे मानो स्टेज पर उतर आए हैं। नीलेश जैसे दूसरे संसार में घूम रहा था। फिर कुछ देर बाद नाटक खत्म हो गया। बड़े अनमने ढंग से नीलेश घर आया। आज उसे लौटना था, पर राघव विनय और कमल को लेकर राधा के घर मिलने गया। पर उसने जो पता बताया था वह पूरे गांव में कहीं नहीं था। अब राधा कहाँ थी? नीलेश ने पागलों की तरह पूरे गांव को ढूंढ लिया, पर राधा के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। सबने यही कहा कि नाटक खेलने नाटक कंपनी आई थी, उसका इंतजाम भी हमने किया था। नीलेश और उसके साथी वापस लखनऊ लौट आए, लेकिन नीलेश बहुत उदास रहता था। उसने अपने सारे प्रयास करके देख लिए थे, लेकिन राधा का पता नहीं चला। 3-4 महीने बीत चुके थे। अब सभी लोग सख्ती से दबाव डाल रहे थे कि शादी तो करनी ही है। क्रोध में आकर उसने कहा, कर लूंगा शादी जबरदस्ती, फिर न कहना। अब जोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगी थी। माँ बाप उसे दुश्मन की तरह लग रहे थे। हंसी खुशी से तैयारियां करवाते दोस्त उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जब कोई गहने कपड़े माँ खुशी खुशी दिखाने लाती तो वह कहता, हटा ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और आज नीलेश की शादी है। नीलेश की शादी की रस्में निपट गई। दुल्हन ने लंबा घूंघट निकाला है। नीलेश ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब घर पर शानदार दावत हो रही है। घर में मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। नीलेश कमरे में पड़ा राधा को याद करके आंसू बहा रहा है कि उसके साथी दौड़ते हुए आए और उसे खींच ले गए। चल नाचेंगे, अब तो हम लोगों को मौका है पार्टी करने का। बाहर कमरे से निकला तो वह चौंक गया। सामने राधा बैठी थी। उसने सोचा कि यह मन का वहम है, पर वह राधा ही है। अब राधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। नीलेश को ऐसा लगने लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और वह उड़ा जा रहा है। तभी अचानक ढोल की आवाज गूंज उठी। मंगल गीत गाए जाने लगे। नीलेश के साथी वहीं गोल गोल चक्कर काटते हुए नाचने लगे थे। किसी ने दौड़कर बैंड वाले को लाकर खड़ा कर दिया। बैंड की धुन पर नाचने के लिए अब और भी लोग शामिल हो गए थे। नीलेश निकलना चाहता था, पर वे निकलने नहीं दे रहे थे। फिर वो भी शामिल हो गया। अब दावत निपट चुकी थी। नीलेश अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रहा था। माँ, यह शादी प्लीज बता दो। माँ ने वही फोटो नीलेश को दिया जो वे बार बार उसे देखने के लिए कहती थी। बेटे, एक बार तो फोटो तो देख ले। नीलेश ने फोटो देखा और उछल पड़ा, यह तो राधा है। माँ बोली, 1 साल से इसके पीछे ही तो मैं ही पड़ी थी, पर तू जिद्दी है और हम दुश्मन हैं। सागर बोला, माँ, राधा वहां कैसे गई? विनय के गांव में थी। माँ बोली, यह विनय का नहीं राधा का गांव है, और तुम लोग राधा के गांव ही रुके थे। मेरे कहने से ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें लेकर गए थे। पर माँ, राधा अनपढ़ है। राधा कला संस्कृति में रुचि रखती थी। उसकी सहेलियों ने और उसने नाट्य संस्था बनाई है। वह यहीं लखनऊ में ही पढ़ती है। उसके पिता तुम्हारे पिता के दोस्त हैं और बिजनेसमैन हैं। राधा उनकी इकलौती बेटी है। उसने तुम्हें कहीं देखा था और वह तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर तुमने हर बार उसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। मैं भी परेशान हो गई थी। तभी मैंने राधा और तेरे दोस्तों से मिलकर यह योजना बनाई और सोचा कि तुम भी राधा को देख लोगे। वह भी तुम्हें परखना चाहती थी कि तुम धन संपत्ति के लालची तो नहीं हो, पर उसने तुम्हें अपने अनुरूप ही पाया। वो तो यह साजिश रची थी आप लोगों ने, पर नीलेश को आज यह बड़ी प्यारी साजिश लग रही थी और दुश्मन बड़े प्यारे दुश्मन लग रहे थे। और फिर नीलेश राधा के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।
और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।